वेलकम बैक टू माय चैनल दृष्टि में। तो आज मैं लुसेंट आधुनिक भारत के इतिहास में जो गवर्नर जनरल कवर करने वाली हूँ वो गवर्नर जनरल हैं लॉर्ड रिपन। कौन है गवर्नर जनरल? यहाँ देखिए, ये हैं लॉर्ड रिपन को आज मैं कवर करूंगी। 1880 से 1884 तक रहे थे। एक नज़र हम डाल लेते हैं कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल में हम कौन कौन से गवर्नर जनरल को कवर कर लिए थे। तो हम कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल में सबसे पहले कवर किए थे रॉबर्ट क्लाइव को। रॉबर्ट क्लाइव के बाद हम कवर किए थे वॉरेन हेस्टिंग्स को। देखिए, हम रॉबर्ट क्लाइव को कवर किए थे 1757 से 60, 1765 से 67 तक रहे थे। रॉबर्ट क्लाइव के बाद हम कवर किए थे वॉरेन हेस्टिंग्स को, 1774 से 1785 तक रहे थे। वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद जो हम कवर किए थे वो किए थे सर जॉन मैकफर्सन को। ये रहे थे 1785 से 1786, एक साल रहे थे। उसके बाद सर जॉन मैकफर्सन के बाद हम किए थे लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ये रहे थे 1786 से 1793 और फिर 1805 में मतलब कि इनको नियुक्त किया गया था, बट ये इनकी मृत्यु हो गई थी, जिससे सेकेंड कार्यकाल में ये नहीं रह पाए ज़्यादा दिन। नेक्स्ट जो है 1793 में नियुक्त हुए थे, बने थे गवर्नर जनरल सर जॉन शोर। 1793 से 98 तक रहे थे और इन्होंने अहस्तक्षेप की नीति लाए थे। लॉर्ड वेलेस्ली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये रहे थे 1798 से 1805 तक रहे थे लॉर्ड वेलेस्ली के बाद रहे थे मतलब सर जॉन बारलो 1805 से 1807 तक। उसके बाद लॉर्ड मिंटो रहे थे 1807 से 1813 तक और फिर लॉर्ड हेस्टिंग्स रहे थे 1813 से 1823 तक। लॉर्ड हेस्टिंग्स के बाद रहे थे लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 से 1828 तक और लॉर्ड एमहर्स्ट के बाद आए थे लॉर्ड विलियम बेंटिक VVI है, ये रहे थे 1828 से 1835 तक। और लॉर्ड विलियम बेंटिक के बाद जो आए थे वो थे चार्ल्स मेटकॉफ जो रहे थे वो रहे थे 1835 से 1836 तक। चार्ल्स मेटकॉफ के बाद लॉर्ड ऑकलैंड आए थे, वो रहे थे 1836 से 1842 तक। और उसके बाद आए थे लॉर्ड एलनबरो। यहाँ पे देखिए, लॉर्ड एलनबरो 1842 से 1844 तक रहे थे। लॉर्ड एलनबरो के बाद रहे थे लॉर्ड हार्डिंग। यहाँ पे देखिए, लॉर्ड हार्डिंग 1844 से 1848 तक रहे थे। और नेक्स्ट जो है लॉर्ड डलहौजी, यहाँ देखिए 1848 से 1856 तक रहे थे। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 तक रहे थे। नेक्स्ट है लॉर्ड कैनिंग, यहाँ पे देखिए लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862 तक रहे थे लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद लॉर्ड कैनिंग के बाद आए थे लॉर्ड एल्गिन। यहाँ पे देखिए लॉर्ड एल्गिन 1862 से 1863 तक और फिर लॉर्ड एल्गिन के बाद आए थे लॉर्ड लॉरेंस 1864 से 1869 तक रहे थे लॉर्ड लॉरेंस। और लॉर्ड लॉरेंस के बाद आए थे लॉर्ड मेयो, इनके समय प्रथम जनगणना हुई थी। लॉर्ड मेयो 1869 से 72 तक रहे थे। लॉर्ड मेयो के बाद आए थे लॉर्ड नॉर्थबुक, ये रहे थे 1872 से 1876 तक। और लॉर्ड नॉर्थबुक के बाद आए थे लॉर्ड लिटन 1876 से 1880 तक रहे थे। और फिर लॉर्ड लिटन के बाद आज हम कवर करने वाले हैं लॉर्ड रिपन। ये देखिए, लॉर्ड रिपन 1880 से 84 तक रहे थे। तो लॉर्ड लिटन जो है, जो कुछ ऐसे कानून लाए थे जो भारतीय के लिए बहुत ही मतलब कि बेकार था, तो वैसे कानून को लॉर्ड रिपन ने ख़त्म कर दिए थे। तो देखिए जो है लॉर्ड लिटन से ल से लाना यानी खराब कानून लाए थे लॉर्ड लिटन और रिपन ये हटा दिए थे। जैसे कि देखिए इन्होंने क्या किए थे लॉर्ड रिपन ने, एक मिनट, ये देखिए, प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन के परामर्श पर रिपन ने सर्वप्रथम समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बहाल करते हुए 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया। अब जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो लाए थे लिटन, अब उसको जो है रिपन क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को ख़त्म कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया और भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों को भी वही सुविधा दी गई जो अन्य समाचार पत्रों को प्राप्त थी। यानी कि भारतीय भाषा में जो समाचार पत्र छपेंगे उनके पास भी वही सुविधा रहेगी जो अन्य समाचार पत्र के पास है। ये इन्होंने दे दिया रिपन ने। आगे है, इसने सिविल सेवा में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा को 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया। अब जो इन्होंने क्या किए कि सिविल सेवा में प्रवेश की अधिकतम आयु 19 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिए, 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर देते हैं। उसके बाद कह रहा है कि लॉर्ड जो रिपन हैं वो स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की। पूछा जाता है कि कौन से ऐसे गवर्नर जनरल हैं जो स्थानीय स्वशासन की शुरुआत करते हैं, तो ये हैं लॉर्ड रिपन
स्थानीय स्वराज शासन की शुरुआत करते हैं। 18 मई 1882 को स्थानीय स्वशासन संबंधी एक कानून बनाया, जिसके आधार पर विभिन्न प्रांतों में 1883 से 1885 के मध्य स्थानीय स्वशासन संबंधी कानून बनाए गए और 1883 से 1885 के मध्य विभिन्न जगह पर स्थानीय स्वशासन से संबंधित क्या बनाए गए, कानून बनाए गए। स्थानीय स्वशासन का मतलब होता है शक्तियों का विकेंद्रीकरण, यानी कि स्थानीय स्वशासन में जो होता है शासन तक पहुंच, मतलब ज़्यादा लोगों को डिसीजन लेने की क्षमता ज़्यादा लोगों के पास हो जाती है। अब है इसके समय में भारत ने सन 1881 में प्रथम नियमित जनगणना करवाई थी। देखिए लॉर्ड मेयो के समय में 1872 में प्रथम जनगणना हुआ था, लेकिन नियमित जनगणना जो हुआ है वो रिपन के समय 1881 में हुआ। उस समय सारे इंडिया में जनगणना नहीं हुआ था मेयो के समय। तब से लेकर अब तक प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना की जाती है। 1881 की जनगणना में हैदराबाद और राजपूताना को नहीं जोड़ा गया था और 1881 के जनगणना में किसको नहीं जोड़ा गया था, हैदराबाद और राजपूत को। नेक्स्ट है नोट करने के लिए करा, भारत ने पहली बार जनगणना 1872 में हुई। हाँ, अभी हम जस्ट पढ़े थे लॉर्ड मेयो के समय कि पहली बार जनगणना 1872 में हुई, परंतु इसमें भारत के संपूर्ण भागों का प्रतिनिधित्व नहीं हुआ और इसमें भारत के संपूर्ण भागों का प्रतिनिधित्व नहीं होता है, लगभग 20% भारत का भाग इसमें छूट गया था। आगे है और नियमित भी नहीं रह पाती है। 1872 के बाद जनगणना 81 के बाद से हर 10 साल पर जनगणना की जाती है और नियमित रहती है। नेक्स्ट है रिपन के द्वारा सन 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया। इसमें 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे को काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया। ये भी अच्छा थोड़ा सा ठीक है, क्योंकि जहाँ 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे भी बहुत ज़्यादा देर तक काम करते थे, अब 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम करने पर क्या लगा दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया और 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं काम नहीं करेंगे। और 7 से 12 वर्ष के श्रमिकों के लिए 9 घंटे से अधिक कार्य कराया जाना प्रतिबंधित कर दिया गया और 7 से 12 वर्ष के जो बच्चे थे उनको काम कराया जाना क्या कर दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया। नेक्स्ट है यह एक्ट चाय, कॉफ़ी और नील की खेती पर लागू नहीं थी और ये जो एक्ट थी प्रथम कारखाना अधिनियम किस पे लागू नहीं थी, चाय पर, कॉफ़ी पर और नील पर, इसमें कर सकते थे। तो ठीक था, जहाँ कुछ नहीं वहाँ थोड़ा तो सही है, तो ये इसके लिए सही है। नेक्स्ट है कि रिपन समय में शैक्षिक सुधारों के अंतर्गत विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया। यहाँ देखिए रिपन ने समय में शैक्षिक सुधारों के अंतर्गत विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया। किसके अध्यक्षता में, विलियम हंटर की अध्यक्षता में। पूछा जाएगा हंटर आयोग किससे संबंधित है, तो ये शैक्षिक सुधारों से संबंधित है। आगे है और ये इसको लाया किसने था, रिपन ने। 2 फरवरी 1883 को यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमे की सुनवाई के लिए इल्बर्ट बिल विधेयक प्रस्तुत किया गया, लेकिन यूरोप वासियों के प्रबल विरोध के कारण इसे वापस लेना पड़ा। अब देखिए कह रहा है कि 2 फरवरी 1883 को यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमे की सुनवाई के लिए इल्बर्ट बिल विधेयक प्रस्तुत किया गया। यानी कि क्या था कि पहले जो था इल्बर्ट बिल के पहले जो भी भारतीय नागरिक थे और जज थे वो यूरोपीय लोगों की सुनवाई नहीं करते थे, लेकिन इल्बर्ट बिल लागू हो जाने के बाद वो यूरोपीय लोगों की भी सुनवाई करते भारतीय जज। इस पे क्या हुआ, काफ़ी विरोध करते हैं यूरोपीय लोग, अंग्रेजी लोग काफ़ी विरोध करते हैं और इस बिल को वापस लेना पड़ता है रिपन को। हालांकि ये बिल भारतीयों के लिए अच्छा है, हाँ, इसलिए कहा जाता है रिपन जो है भारतीयों के लिए थोड़े अच्छे नियम लाए थे। तो यहाँ पर देखिए मुकदमे द्वारा सुनवाई के लिए इल्बर्ट बिल विधेयक प्रस्तुत किया गया, लेकिन यूरोप वासियों के प्रबल विरोध के कारण इसे वापस लेना पड़ा। अंग्रेजों द्वारा इस विधेयक के विरोध में किए विद्रोह को श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है और अंग्रेज जो के द्वारा इस विधेयक का जो विरोध किया जाता है, इस विद्रोह को किस विद्रोह के नाम से जाना जाता है, श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत का उद्धारक की संज्ञा दी है और फ्लोरेंस नाइटिंगेल रिपन के बारे में लिखते भी हैं कि रिपन जो है भारत के उद्धारक हैं, क्योंकि थोड़े बहुत अच्छे नियम इन्होंने लाए थे, इसलिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इनको भारत के उद्धारक की संज्ञा दी है। नेक्स्ट है लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन रहे थे 1884 से 1888 तक। यहाँ पे देखिए लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888 तक और 1884 और ये देखिए लॉर्ड लेंसडाउन, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।